जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर सेकंड का चैप्टर 7 देखेंगे, जिसमें हमें मुगल काल के दौरान व्यापार और वाणिज्य को पढ़ना है। इसके पहले चैप्टर 6 में हमने आपको मुगल काल के दौरान भू राजस्व व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ था। हिस्ट्री पेपर फर्स्ट की क्लासेस समाप्त हो चुकी हैं, अर्थात उसका सिलेबस आपको कंप्लीट करा दिया गया है। विभिन्न प्लेलिस्ट अलग अलग सब्जेक्ट्स की बनी हुई हैं। अगर आप देखना चाहें तो आप विजिट कर सकते हैं चैनल पर। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी सभी सब्जेक्ट की क्लासेस, चैप्टर वाइज क्लासेस कराई जा रही हैं। पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे, सॉल्यूशन उसके, और आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज़ आएगी, उसको देखना है, जिससे आपको 100% क्वेश्चन इन्हीं सभी क्लासेस से मिलने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी बेहतरीन तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। तो चलिए देखते हैं मुगल काल के दौरान व्यापार और वाणिज्य के विषय में। मुगल काल के दौरान, मुगल काल कब से कब तक था? 1526 से शुरू होता है। बाबर मुगल काल की स्थापना करता है और उसके बाद वह विभिन्न युद्ध ही करता रह जाता है। उसके बाद हुमायूं आता है, हुमायूं के बाद अकबर आता है, और जैसा कि भू राजस्व व्यवस्था में सुधार अकबर ने लाया हुआ था, वैसे ही अकबर के समय में ही व्यापार अधिक तेजी से बढ़ता है। मुगल काल के व्यापार और वाणिज्य के विषय में बात करें तो मुगल काल में व्यापार और वाणिज्य भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू था। इस काल में भारत की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थी और इसे संपन्न एशियाई साम्राज्य के रूप में देखा जाता था। आइए हम इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम आंतरिक और बाह्य व्यापार का एक प्रकार से पृष्ठभूमि देखेंगे कि किस प्रकार से उस समय व्यापार शुरू हुआ था भारत में। भारतीय व्यापारिक वर्ग जो था वह सुव्यवस्थित और अत्यधिक पेशेवर थे। कुछ लंबी दूरी से व्यापार होते थे, अंतर क्षेत्रीय व्यापार होते थे, कुछ स्थानीय व्यापार होते थे, और खुदरा व्यापार में विशेषज्ञता या रखते थे। अर्थात लंबी दूरी तक भी व्यापार भारत में होता था, अंतर क्षेत्रीय और कुछ स्थानीय क्षेत्रों पर भी व्यापार होता था। सामान की खुदरा बिक्री के अलावा बनियों के पास जो है गाँवों और कस्बों में अनेक अपने स्वयं के एजेंट होते थे, जिनकी मदद से वे खाद्यान्न और नकदी फसलें खरीदते थे। व्यापारियों का एक विशेष वर्ग बंजारा था, जो थोक सामान ले जाने में माहिर रहता था। आपको अब भी दिखते होंगे, विभिन्न लोग आते हैं जो आपके अलग अलग चीज़ों को खरीदते हैं, वह बंजारा की श्रेणी में ही आते हैं। जैसे कि कोई आ गए लोहा लक्कड़, अपना वो साइकिल लेके या बाइक लेके या पिकअप लेके आते हैं और आपके वस्तुओं को खरीद कर ले जाते हैं, और वह व्यापार के ही अंतर्गत उस समय आता था। बंजारे जो है लंबी दूरी तय करते थे, कभी कभी हजारों बैलों के साथ अनाज, दालें, घी, नमक आदि ले जाते थे। कपड़ा, रेशम आदि जैसे अधिक महंगे सामान ऊँटों और खच्चरों या गाड़ियों में लादे जाते थे, लेकिन नाव पर नदियों के माध्यम से थोक सामान ले जाना सस्ता होता था। वह एक प्रकार से दूर दूर तक जाते थे, वहाँ पर किसानों से खरीद कर विभिन्न वस्तुएं ले आते थे और अपनी चीज़ों को वहाँ पर भी बेच कर भी आते थे। जल मार्गों पर नाव यातायात और समुद्र तटीय व्यापार अब की तुलना में अधिक विकसित था। इस अवधि के दौरान खाद्य पदार्थों का व्यापार और कपड़ा उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला अंतर क्षेत्रीय व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण घटक थे। बंगाल में जो है चीनी और चावल के साथ साथ नाजुक मलमल और रेशम की निर्यात जो है किया जाता था। कोरोमंडल तट की बात करें तो कोरोमंडल का तट कपड़ा उत्पादन का केंद्र बन गया था और गुजरात के साथ इसका तेज व्यापार हो रहा था। यह विदेशी वस्तुओं का प्रवेश बिंदु था। यह उत्तर भारत में बढ़िया वस्त्र और रेशम का निर्यात करता था, जिसमें बुरहानपुर और आगरा व्यापार के दो प्रमुख बिंदु थे। यह बंगाल से खाद्यान्न और रेशम प्राप्त करता था और मालाबार से काली मिर्च भी यह आयात करता था। उत्तर भारत में विलासिता की वस्तुओं का आयात करता था और नील तथा खाद्यान्न का निर्यात भी करता था। लाहौर हस्तशिल्प उत्पादन का एक और केंद्र था। यह कश्मीर के विलासिता उत्पादों जैसे कि साल, कालीन आदि का वितरण केंद्र भी था। पंजाब और सिंध के उत्पाद सिंधु नदी तक चले जाते थे और इसके एक ओर काबुल और कंधार के साथ और दूसरी ओर दिल्ली और आगरा के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। आंतरिक व्यापार की बात करें, इंटरनल ट्रेड कैसे होता था? स्थानीय और प्रांतीय बाजार जो होते थे
गाँव और कस्बों में साप्ताहिक हाट या बड़े नगरों में अस्थायी मंडियाँ होती थी। अर्थात जैसे कि आपके गाँव में मंडी लगती है या चौराहे पर आप जाते हैं तो वहाँ पर वस्तुएं खरीद कर लाते हैं, तो वह स्थानीय या प्रांतीय बाजार आपका हो जाता है। वहाँ से आप अपने दैनिक जीवन की विभिन्न वस्तुएं खरीद कर लाते हैं अपने बाजार से। मुख्य व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे आंतरिक व्यापार में? वह थे दिल्ली, आगरा, लाहौर, सूरत, पटना, बनारस, अहमदाबाद, बंगाल का ढाका, मुर्शिदाबाद, मसूलीपट्टनम आदि स्थान थे। अब के समय में आपके हर एक गांव में एक चौराहा हो गया था, परंतु पहले एक स्थान रहता था, वहां पर लोग आसपास के जितने रहते थे वहां पर ही जाकर वस्तुएं खरीदते थे। जैसे कि मान लीजिए आप जौनपुर ज़िले से हैं या फिर आप सुल्तानपुर ज़िले से हैं, आप अंबेडकर नगर से हैं, तो वहाँ पर एक ज़िले में एक दो ही मंडियाँ होती थी, परंतु आज के समय में मंडियाँ या बाज़ार होते थे। लेकिन आज के समय में हर एक गांव में चौराहा हो गया है, वहाँ पर वस्तुएं मिलने लगी हैं। तो उसी प्रकार मुग़ल काल में मुख्य व्यापारिक केंद्र ये सभी थे। आगे हम देखेंगे यहाँ पर वस्तुएं कौन कौन सी मिलती थी कृषि उत्पाद की, जैसे कि चावल मिलते थे, गेहूँ, दालें, गन्ना, कपास, इन सभी का स्थानीय क्षेत्रीय जो है व्यापार होता था। हस्तशिल्प में जैसे कि कपड़े, विशेषकर मलमल के, रेशम के और ब्रोकेड के मिलते थे, कालीन मिलते थे और धातु के सामान मिलते थे। परिवहन क्या होता था? बैलगाड़ी से वस्तुएं जाती थी, ऊँट और नौकाओं से एक प्रकार से परिवहन का कार्य होता था। बाहरी व्यापार की बात करें तो बाहरी व्यापार में हम निर्यात क्या करते थे, एक्सपोर्ट क्या करते थे। हमारे जो सूती वस्त्र थे, ढाका की मलमल की, बनारसी रेशम और गुजराती कपड़े जो होते थे, इसका एक्सपोर्ट करते थे। मसाले का एक्सपोर्ट करते थे। नील, चावल, चीनी, इत्र, कीमती पत्थरों का हम क्या करते थे, निर्यात करते थे। आयात क्या क्या चीज़ें हम करते थे? घोड़े हम मध्य एशिया से लाते थे। ऊन, शस्त्र, शराब, कीमती धातुएं जो है, सोना चांदी, विलासिता की वस्तुएं, ये सभी हम बाहर से अपने देश में लाते थे। आयात निर्यात का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे। आयात का मतलब है किसी अन्य देश से हम अपने देश में ला रहे हैं। निर्यात का मतलब है, एक्सपोर्ट का मतलब है हम अपने देश से किसी वस्तुओं को दूसरे देश में व्यापार कर रहे हैं, अर्थात उनको बेच रहे हैं। भारत से यूरोप तक व्यापार मुख्यतः सूरत, मसूलीपट्टनम, हुगली, कालीकट जैसे बंदरगाहों से होता था। सूरत को भारत का व्यापारिक द्वार भी कहा जाता है। विदेशी व्यापारिक कंपनियों की भूमिका की बात करें तो आपको पता ही होगा कि 1498 में पुर्तगाली सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत पहुंचे हुए थे। ऐसा नहीं है कि पहले यूरोपीय देशों से भारत में व्यापार नहीं होता था। पहले जो है स्थलीय मार्ग था। स्थलीय मार्ग में विभिन्न बाधाएं होती थी, जो मार्ग के बीच बीच में विभिन्न शासक होते थे, वह कर वसूलते थे। और उस समय ऑटोनॉमी जो एक प्रकार से संप्रदाय था, उसका वहाँ पर हो जाता है अधिकार, और वह कर को बढ़ा देता है और बोलता है कि इस रास्ते से जो करेंगे वह कर हमको देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ हमारे धर्म को भी अपनाना होगा। तो विभिन्न कठिनाई को देखते हुए लोगों ने समुद्री मार्ग की खोज के लिए अग्रसर हुए, और उसी क्रम में 1498 में पुर्तगाली सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज करते हुए भारत पहुंचे हुए थे। उसके बाद डच, अंग्रेजी और फ्रांसीसी 17वीं सदी में आए और धीरे धीरे भारत के व्यापार पर वह अधिकार जमाने लगे। यूरोपीय कंपनियां जो हैं चांदी व सोना लेकर भारत आती और यहाँ से वस्त्र व मसाले खरीद कर वो यूरोप वह ले जाती। आपको पता होगा कि जब वास्को डी गामा यहाँ पर आया हुआ था, यहाँ से मसाले ले गया खरीद कर और वहाँ पर बेचा, तो उसे 60 गुना, समझ लीजिए 1 रुपए की चीज़ अगर वह ले गया तो उसे 1 रुपए में 60 रुपए मिला। तो इतना ज़्यादा उसको लाभ हुआ, और इस लाभ को देखते हुए विभिन्न अलग अलग कंपनियां भारत में आने लगी व्यापार करने के लिए, और व्यापार करते करते उनके मन में यहाँ पर क्षेत्रीय विस्तार की भावना जगी, और अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे यहाँ पर अपना राजनीतिक में हस्तक्षेप करने लगे और यहाँ पर अपना शासन जमाने लगे थे। 16वीं सदी के मध्य में 18वीं सदी के मध्य के बीच
भारत का विदेशी व्यापार लगातार बढ़ता गया। इसका कारण इस अवधि के दौरान भारत आने वाले विभिन्न यूरोपीय कंपनियों की व्यापारिक गतिविधियां थीं। प्राचीन काल से ही भारत के पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे, लेकिन 7वीं शताब्दी ईस्वी में इसका समुद्री व्यापार जो है अरबों के हाथों में चला गया, जिनका हिंद महासागर और लाल सागर पर प्रभुत्व था। उन्हीं से वेनिस और जेनोआ के उद्यमी व्यापारी भारतीय सामान जो है खरीदते थे। अरबों और वेनेसियनों द्वारा भारतीय व्यापार पर इस एकाधिकार को पुर्तगालियों द्वारा भारत के साथ सीधे व्यापार द्वारा तोड़ने की कोशिश की गई। 15वीं शताब्दी की अंतिम तिमाही के भौगोलिक खोजों ने विश्व के विभिन्न देशों के व्यापारिक संबंधों पर गहरा प्रभाव डाला और दूरगामी परिणाम उत्पन्न हुए। वास्को डी गामा द्वारा केप ऑफ गुड होप के माध्यम से यूरोप से भारत पर एक नए समुद्री मार्ग की खोज का सभ्य दुनिया पर एक प्रकार से दूरगामी प्रभाव पड़ा। वही बात यहाँ पर बताने का प्रयास आपको फिर से किया जा रहा है कि जो पहले मार्ग था उस पर एकाधिकार विभिन्न लोग जमाने लगे थे। तो पुर्तगालियों ने या यूरोपीय विभिन्न देशों ने समुद्री मार्ग की खोज के लिए एक प्रकार से अग्रसर वह रहे। वास्को डी गामा जो है वह 1498 में केप ऑफ गुड होप, जो कि साउथ अफ्रीका का एक प्रकार से दक्षिणी बिंदु है, वहाँ से होकर भारत आने में सफल कौन रहा? वास्को डी गामा रहा। भारत में पुर्तगालियों के आगमन के बाद अन्य यूरोपीय समुदायों का आगमन हुआ और जल्द ही भारत के तटीय और समुद्री व्यापार पर यूरोपीय लोगों का एकाधिकार हो गया। इस अवधि के दौरान जो यूरोपीय व्यापारी भारत आए वे पहले के विदेशी व्यापारियों से भिन्न थे और उन्हें अपनी अपनी सरकारों का राजनीतिक और सैन्य समर्थन प्राप्त था। वे व्यक्तिगत व्यापारी नहीं थे, बल्कि अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व करते थे। अपनी श्रेष्ठ नौसैनिक शक्ति के बल पर अपने समुद्री व्यापार को स्थापित करने और सुरक्षित रखने का प्रयास वह करते थे। समय के साथ उनके व्यावसायिक उद्देश्य क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं में वह बदल गए। परिवहन एवं संचार की बात करें तो मुगल काल के दौरान परिवहन व्यवस्था यहाँ पर कैसी थी? परिवहन के साधन जो है सस्ते और उनकी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त थे। कुछ यूरोपीय यात्रियों की शिकायतों के बावजूद सड़कों पर सुरक्षा जो है संतोषजनक थी और इसे बीमा द्वारा कवर किया जा सकता था। प्रमुख राजमार्गों पर 5 कोस की दूरी पर सरायों के साथ यात्रा के साधन उस समय जो है यूरोप जितने अच्छे एक प्रकार से बन गए थे। मुगलों ने सड़कों और सरायों पर ध्यान दिया था, जिससे संचार आसान हो गया था। साम्राज्य में प्रवेश के समय वस्तुओं पर एक समान कर लगाया जाता था। सड़क पर उपकर या राहदारी को जो अवैध घोषित कर दिया गया था, हालांकि कुछ स्थानीय राजाओं द्वारा उसकी वसूली की एक प्रकार से करती जा रही थी। हम बात करें व्यापार की, तो व्यापार तभी हो सकता है जब वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच सके। और आसानी से पहुंचेगा कब? जब आपका एक प्रकार से परिवहन अच्छा हो, रोड अच्छे हों, और रोड पर विशेष ध्यान मुगलों ने दिया हुआ था, जिससे विभिन्न वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने लगी थी। और मुगल शासक अकबर ने जो कर थे वह एक ही कर लगा दिए थे विभिन्न, जैसे कि आप समझ लीजिए आपको सुल्तानपुर से जौनपुर जाना है, बीच में विभिन्न चौराहे मिलेंगे। अगर हर चौराहे पर आपसे टैक्स वसूला जाने लगे, उपकर वसूला जाने लगे और एक मेन जौनपुर में आप प्रवेश करने लगे तो आपसे जो है कर वसूला जाने लगे। अर्थात एक सिटी में प्रवेश करने के लिए आपसे कर वसूला जाए, विभिन्न गांव जो बीच में है वह भी आपसे उपकर वसूले, तो यह ज़्यादा हो जाएगा, आपके व्यापार में लाभ की कमी हो जाएगी और आप व्यापार करना नहीं चाहेंगे। इसलिए उपकर जो था वह मुगल शासक अकबर ने हटा दिया था, जिससे व्यापारियों को अधिक से अधिक लाभ होने लगा। परंतु कुछ जैसे कि राजा थे वह वसूल रहे थे। जैसे वर्तमान समय में आप देखेंगे जो टोल टैक्स लगता है वह वसूला जा रहा है, तो वह उन्होंने बनाया हुआ है, उसके लिए वसूल रहे हैं, अपने पैसा जो लगाया हुआ है उसको निकालने के लिए। तो ये सभी व्यवस्थाएं थी मुगल काल में। मुद्रा और वाणिज्य व्यवस्था की बात करें तो मुद्रा और वाणिज्य व्यवस्था हम क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि कोई भी चीज़ का व्यापार हम करेंगे तो पैसा देकर करेंगे। पहले क्या होते थे कि लोग अपना अनाज देते थे और दूसरा जिस अनाज की आवश्यकता होती थी उसको लेते थे। फिर क्या होने लगा कि सोना चांदी देने लगे और वस्तुएं लेने लगे। धीरे धीरे सिक्कों का निर्माण हुआ और धीरे धीरे मुद्रा बनने लगी।
तो अकबर के समय से ही एक समान मुद्रा प्रणाली जो है लागू की गई थी। इससे व्यापार में सुविधा और पारदर्शिता बढ़ी। जैसे कि आपके पास नोट है, 100 रुपये का आप सामान खरीद ले रहे हैं, परंतु आप गेहूं देकर चावल लेने लगे तो यह एक प्रकार से आसान नहीं होता था। अब गेहूं ले जाना पड़ता था चावल लेने के लिए। तो पैसे जब से एक समान मुद्रा प्रणाली लागू हुई, यह व्यापार जो है और अच्छा होने लगा। साहूकारी और बनिया वर्ग व्यापार के वित्त पोषण में एक प्रकार से महत्वपूर्ण था। कर और नियंत्रण की बात करें तो व्यापार पर कई प्रकार के कर लगाए जाते थे, लेकिन सम्राट अकबर ने भीतरी व्यापार करों को कम किया, जिससे आंतरिक व्यापार का प्रोत्साहन मिला। विदेशी व्यापारियों को विशेष छूट और सुरक्षा भी दी जाती थी। विशेषताओं की बात करें तो भारत का व्यापार कृषि और हस्तशिल्प उत्पादों पर आधारित था। भारत से यूरोप की ओर सोना चांदी का भारी प्रवाह हुआ, क्योंकि भारत वस्त्रों की मांग बहुत अधिक थी। मुगल काल का व्यापारिक ढांचा जो है मुख्यतः मंडी आधारित और निर्यात मुखी था। निष्कर्षतः हम बात कर सकते हैं तो मुगल काल में भारत का व्यापार और वाणिज्य अत्यंत समृद्ध था। आंतरिक बाजारों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भारतीय वस्त्र, मसाले और विलासिता की वस्तुएं प्रसिद्ध थी। यही कारण था कि यूरोपीय शक्तियां धीरे धीरे इस व्यापार में हिस्सेदारी पाने के लिए भारत में राजनीतिक रूप से भी सक्रिय हुई। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर समाप्त हुआ। बाकी आप इन चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस पर आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड विभिन्न नोटिफिकेशंस दिए जाते हैं कि एग्ज़ाम कब होंगे, रिजल्ट कब आएंगे, टाइम टेबल आते ही भेज दिया जाएगा, सभी जानकारी दी जाती है। जो टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं वो व्हाट्सएप चैनल यूज कर सकते हैं, अर्थात फॉलो कर सकते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और नोट्स प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर मैसेज करिए और अपना कोर्स टाइटल बताइए, सर हमें इस सब्जेक्ट का, इस पेपर का नोट्स चाहिए। एक पेपर का मात्र 25 रुपये में आपको नोट्स दिया जाएगा। हिस्ट्री पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों का नोट्स अगर आपको चाहिए तो 50 रुपीज़ पेमेंट करेंगे और आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ सभी नोट्स आपके अवेलेबल हैं, भेज दिए गए हैं, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, एक कमेंट अवश्य कीजिए कि क्लास कैसी लगी, या कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के पास चैनल को सब शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।